अलग अलग एजुकेटर्स को फॉलो करते करते एक बार आपके भी एक स्पेशल क्लास में मैं आ गया था। मेरे हिसाब से किसी टेस्ट का एनालिसिस था। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि आपने उस एनालिसिस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करवाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छा मैटर होता है, तो वो मुझे उस क्लास में अच्छा लगा कि भाई चलो, एक क्लास के अंदर 20-25 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छी। उसी उसके बाद से मैंने आपको काफी अच्छा फॉलो किया है। कोई भी क्वेश्चंस कर लिए ऐसा नहीं। एक हम्म। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो हम्म। क्वेश्चंस करना, वो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है जो आपने हम्म। करवाया हमसे। आपकी क्लास मुझे अच्छी इसलिए लगती थी, आप एक तो सबको साथ लेके चलते हो, चाहे कोई नया आए या पुराना हो, कोई भी सबको, चाहे कितना ही कोर्स पीछे चले लेकिन साथ लेके चलते हो। ऐसे नहीं कि मतलब एक नए आते हैं उनको कोई जानता भी नहीं है तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, यार हमें तो कोई जानता भी नहीं है, फिर वो एक दो दिन लेंगे क्लास और दूसरे दिन नहीं लेंगे, यार दूसरे को पकड़ते हैं, लेकिन आप साथ लेके चलते हो। मैं आपके क्लास में इनरोल हुआ, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी पर्टिकुलरली, अगर मैं अपने मतलब अपने बिहाफ से बताऊं, तो अन अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है ना, वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसका जो डिस्प्ले है और उसका जो भी फॉन्ट है, जिस तरीके से जो भी फीचर उसने डाले हैं, उसका मैं पहला टीचर देख रहा था आपको जो उनका इस्तेमाल कर रहा था। जैसे आप पोल्स करवाते थे उसमें, कि आप क्वेश्चन दे दिया, आप उसके बाद आप टाइम दिया जा रहा है कि आप बनाइए उसको। तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगने लगे। और जैसा कि पूजा ने कहा कि पहले ही क्लास से मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पहली बार में जा रहा हूँ। काफी इंटरेक्टिव फीलिंग आपने प्रोवाइड की, कंफर्ट जोन काफी ज्यादा मिल जाता है आपकी क्लास में, वेदर यू आर न्यू और यू आर ओल्ड, नो मैटर। तो आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना एक पुराने बच्चे को मिलता है। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और एंड ऑफ द डे मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे, मैं क्लास के एंड में रैंक 1 आ रहा था, रैंक 2 आ रहा था, तो वो मेरे लिए काफी बूस्टअप था। और आप जिस तरीके से सपोर्ट करते थे कि चलो भाई तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी, लो भाई इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी ले आता हूँ मैं, तो 1 महीने का आपने स्ट्रक्चर कोर्स लाया क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। तो मुझे वहां से फिर मेरा जुड़ाव हो गया आपसे, और क्या, फिर आगे प्रिपरेशन चलती रही, कहानी बनते रहे। सबसे बड़ा चीज मुझे ये लगता था कि आप अन अकेडमी पे तो पढ़ा ही रहे, वो आपकी मतलब जो भी कह सकते हैं, आदमी जॉब कर रहा होता है, पढ़ाना उनका काम होता है। लेकिन उसके बाहर, जब अन अकेडमी के बाहर जब आपको सपोर्ट मिलता है टीचर से, कि भाई मुझे फोन आ जा रहे हैं आपके तरफ से कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जा रहे हैं कि भाई तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलते रहता है पीछे से कि डेफिनेटली मुझे पता है तुम अच्छा करोगे। तो बस एक स्टूडेंट को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, अगर आपका मेंटर आपको पुश दे रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो जो आप सेल्फ स्टीम बढ़ाते हो बच्चों का, वो सबसे ज्यादा है। चलो जी, हम लोग आज लाइव आ चुके हैं, ठीक ना। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित हैं, गणेश हैं, और गणेश के साथ साथ पूजा है। तो हमारे 3 टॉपर्स हैं जी, जो कि आईआईटी जैम क्रैक किए हुए हैं। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन। पहले हम गणेश को बोलेंगे हेलो। पहले तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक ना। आप पहले सर ये बात मुझे बता दो। अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है अच्छा ना। लग रहा है। तो गणेश, तो एक बात बताओ, आपकी जब जी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन करने से पहले आपको मतलब कि आपने क्या क्यों सोचा कि आईआईटी जैम ही करना है? आईआईटी जैम के बारे में ही क्यों ऐसा दिमाग में आया? सर, बेसिकली 11th-12th में जेई की तैयारी की थी, लेकिन उस अच्छा। टाइम रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो आईआईटी तो मिल नहीं सकती थी। मेरी रैंक कुछ 89,000 समथिंग थी। तो अच्छा। सोचा था कि आईआईटी तो जाना ही जाना है। तो मेरे एक अच्छा। सर थे, तो उन्होंने 11th-12th के सर ने मेरे को बताया कि अगर अभी नहीं जा सकते तो आगे चल के बीएससी करके जाओ, या फिर एमटेक करके जाओ, कुछ भी करके जा सकते। तो मैंने बीएससी का रास्ता चूज किया, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में जाना था, तो इसीलिए बीएससी का रास्ता चूज किया। और बीएससी जब से ली है, वहां के पहले दिन से मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। लॉकडाउन का इस्तेमाल किया है, जिससे ये अच्छा लगा कि रैंक 463 आई मेरी। अच्छा। बेसिकली गणेश, आपने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया, ये बात तो बताया, चलो बहुत बढ़िया है। मतलब आपके लिए लॉकडाउन बहुत सही साबित हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। आप कौन कौन सा किताब फॉलो किए थे? सर, किताब मैंने बहुत कम फॉलो की एक्चुअल में। अगर सच बताओ ना, तो स्टैंडर्ड बुक्स काफी लोग बताते हैं, लेकिन उनको उस तरह से नहीं फॉलो करने हैं। जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए जेटली को यूज किया था, लेकिन जेटली से सिर्फ पहले 4 यूनिट्स को पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने
जो अपनी बेसिक जो एसचन पब्लिकेशंस की बुक है, वीके मेहता, उसको फॉलो किया था। पुरी और बब्बर के पहले 2 यूनिट मैंने पढ़े थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। क्लिपनर कोलेंको से पहले 4 या 5 यूनिट मैंने पढ़े, जिससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सॉरी, मैंने ग्रिफिथ यूज किया था, लेकिन मैंने बस खाली थ्योरी पढ़ी थी ग्रिफिथ से। उसके बाद में मैं अगर बुक बताऊं तो RN चौधरी यूज की थी वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद में मैंने कीटल भी पढ़ी थी, 2 यूनिट्स कीटल से पढ़े थे। और ऑर्थर बायसर बुक मैंने पूरी पढ़ी थी, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, स्टैट्स हो उसका, या फिर मॉडर्न फिजिक्स, STR, सब मैंने बायसर से पढ़ा था। तो बस इन्हीं बुक्स को मैंने फॉलो किया था। सभी बुक्स में से थोड़ा थोड़ा लेके अपने खुद के नोट्स भी बनाए थे मैंने। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं IIT जैम का प्रिपरेशन, उस समय आपको क्या लगा था जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे? उस समय का एक्सपीरियंस बताइए। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग स्टार्ट किए ही हुए हैं, नहीं तो उन लोगों के लिए आपका एक जो ये बात होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय आपके दिमाग में क्या रहता है, और जब प्रिपरेशन करते हैं उस समय का क्या सिचुएशन आता है, इसको जरा सा एक्सप्लेन कीजिए आप प्लीज। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि IIT जैम क्या है, कैसे है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले तो क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस को लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हमको सिलेबस देखना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है। उसके बाद दूसरी चीज है, हमको ये देखना चाहिए कि इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। कि भाई हम कुछ भी करते बैठे, जैसे हम अगर कोई एकदम 11 12 JEE लेवल के क्वेश्चंस करें, तो एकदम उसमें घुसते नहीं जाना है, या फिर एकदम से स्टैंडर्ड बुक्स ग्रिफिथ ली, तो वो नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग बताते हैं कि IIT जैम के लिए ये करना है। तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखना है और साथ ही साथ PYQs देखने हैं। जब ये देखा जाएगा तो इसके बाद में सिलेबस का एनालिसिस करना है कि भाई हाँ, जो सिलेबस है इसमें से इतना इतना परसेंट पोर्शन जो है वो 12th लेवल का है, कि भाई हाँ, जो 12th का नॉलेज होगा उसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं, वो सिलेबस वो है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने JEE के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब HC वर्मा के क्वेश्चंस करो या किसी लोकल कोचिंग के क्वेश्चंस करो, वो क्वेश्चन कि भाई जो 12th लेवल का है, कि भाई एकदम इजी इजी से टॉपिक्स है, जैसे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या फिर स्टीफन्स लॉ है, ये सब 12th का ही टॉपिक है। तो इन चीजों के लिए एकदम से वही फिर आर्थर बाइजर या फिर किसी दूसरे बुक से क्वेश्चंस करने से बेटर है कि भाई लोकल कोचिंग वाली बुक से ही क्वेश्चंस करो। तो इससे हम डर नहीं जाते। इससे क्या होता है कि हाँ चलो एक एक टॉपिक हमारा प्रिपेयर होता जाता है, और फिर जैसे थोड़ा बहुत सिलेबस हम एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई हाँ चलो 60% पोर्शन जो है JEE का है। तो भी हम एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हाँ चलो ये पढ़ा हुआ है हमने। नहीं तो क्या होता है कि भाई पूरा सिलेबस 100% पढ़ना है, तो इसमें एक बर्डन आता है कि भाई 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, इसके अंदर अंदर ये सारा पोर्शन कैसे होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी शुरुआत करना है तो उसमें सिलेबस को एनालिसिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया? बेसिकली मुझे 9th 10th से ही फिजिक्स अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम कोचिंग के सर वगैरह बोलते थे कि देखो आगे चल के फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स है। लेकिन मुझे तब भी फिजिक्स से न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, क्योंकि फिजिक्स ये सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब अपने आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उन सब में अप्लीकेबल होने वाला टॉपिक है। क्योंकि हम खड़े हैं तो खड़े हैं तो हमारा वेट नीचे जा रहा है, हमारे ऊपर अलग अलग फोर्स चेक कर रहे हैं। हम घर में दरवाजे खिड़कियां फिट करते हैं तो वहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे टॉपिक्स आते हैं। हम साइकिल चलाते हैं वहां पर बैलेंसिंग फोर्सेस आता है, टॉर्क्स आते हैं। तो ये चीजें हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। तो फिर इसीलिए इस टॉपिक में मुझे अच्छा लगा, और साथ ही साथ मुझे एस्ट्रोफिजिक्स अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है। तो इसीलिए भी ये भी एक सेकंड टॉपिक है कि मुझे फिजिक्स अच्छा लगा है। तैयारी करने से पहले का एक्सपीरियंस बताइए और अभी का एक्सपीरियंस बताइए, दोनों में क्या अंतर है? एक्सपीरियंस तो ये है कि पहले थोड़ा डर सा था, क्योंकि मेरा पिछली बार भी हुआ नहीं था मैंने ड्रॉप किया था 1 साल। तो लग रहा था कि यार
क्या करे क्या नहीं करे, मतलब होगा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना जो ड्रॉप करते हैं ना उनका तो होता ही नहीं है, वो तो बस होएगा तो ठीक है। लेकिन फिर भी था, कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा, हाँ यार हो जाएगा अपना, क्योंकि पिछली बार भी जो जैम में तो हो गया था मेरा पिछली बार, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी। तो और अदर्स एंट्रेंस थे उनमें भी हुआ था मेरा, सब में अच्छे अच्छे नंबर आए थे, लेकिन सब में 1-2 नंबर से रह गई थी। तो ये कॉन्फिडेंस था, हाँ यार हो तो जाएगा सिलेक्शन। तो बस यही था, और अब तो अच्छा लग रहा है, मतलब आईआईटी मिल गई और वो भी मेरी स्टेट की मिल गई, तो अच्छा लग रहा है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए आपको। थैंक यू सर। आप पहले तो कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, या फिर जो ये अनअकैडमी है, अनअकैडमी के बारे में आपको पता कैसे चला, किसने बताया, ठीक ना, फिर आप हमसे आके कैसे जुड़े, ये सारा कहानी एक बार बताइए। अनअकैडमी के बारे में, जैसे मैंने अगस्त में फोन लिया था 2020 में, तो फिर थोड़ा पता चला यूट्यूब पर, मैंने ऐसे देखा था कि मतलब रीजन कोर्स चल रहा है, कि फिर मैंने रीजन कोर्स, मैंने सोचा यार 1 महीने का देखते हैं कैसा लगता है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मेरे क्लियर नहीं थे, मैंने सोचा कि चलो 1 महीने का लेते हैं, उससे ही कर लेते हैं। फिर मैंने 1 महीने का लिया था, दिसंबर में लिया था, 10 दिसंबर को लिया था मैंने, मतलब सब्सक्रिप्शन 1 महीने का। फिर उसी से किया, और फिर 1 महीने में मेरा लगभग हो भी गया था, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ था और थोड़ा सा अनअकैडमी से ले लिया। फिर मैंने सोचा आगे का क्यों ही लेते हैं, क्योंकि 1 महीने में तो अपने को प्रैक्टिस करना जरूरत होता है, चाहे कितना भी पढ़ लो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, तो कुछ भी फायदा नहीं होता, मतलब पढ़ने का रिविजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमारा क्लास करके क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट्स मिला, उसको एक बार बताइए। बेनिफिट तो सर पढ़ाई करेंगे तो बेनिफिट तो मिलता ही है, और आपकी क्लास मुझे अच्छी इसलिए लगती थी, आप एक तो सबको साथ लेके चलते हो, चाहे कोई नया आए या पुराना हो, कोई भी सबको, चाहे कितना ही कोर्स पीछे चले, लेकिन साथ लेके चलते हो। ऐसे नहीं कि मतलब एक नए आते हैं उनको कोई जानता भी नहीं है, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, यार हमें तो कोई जानता भी नहीं है, फिर वो 1-2 दिन लेंगे क्लास और दूसरे दिन नहीं लेंगे, यार दूसरे को पकड़ते हैं। लेकिन आप साथ लेके चलते हो, और आप, मैंने जब ज्वाइन किया था तब आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन करवा रहे थे, तब थोड़ा वो भी हुआ था यार, मतलब मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने कोचिंग वगैरह कभी नहीं की थी, मैंने मतलब खुद से सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह से पढ़ किया था मैंने। फिर पता चला कि वही, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा रिलैक्स किया, नहीं थोड़ा सब ये इन सब लोगों ने तो कोचिंग वगैरह की है 3-4 महीने से, चल थोड़ा पढ़ते हैं फिर करते हैं, तो फिर और आपकी क्लास में बेनिफिट तो था ही। हेलो अंकित। हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन आपसे थोड़ा अच्छा उम्मीद किए थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक ना। अच्छा भी लग रहा है सर, और बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी है, क्योंकि रैंक मैंने एक्सपेक्ट की थी, जैसे आपके क्लासेस में था तो आप भी बोलते थे कि मतलब 500 के अंदर तो एनी डे एक्सपेक्ट किया था मैंने, बट नेवर नो। मतलब कोई बात नहीं, स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस रैंक। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें रैंक ही हमेशा नहीं देखना चाहिए, और इट्स अबाउट लाइफ के। हमेशा आप जो चाहते हो हमेशा वो नहीं मिलता है, कभी आपको लाइफ बताती है कि आप और अच्छा जा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल अगर मुझे 500 के अंदर रैंक मिलता तो मतलब मैं काफी खुश रहता। लेकिन अब ये है कि मैंने एक बार और ये अटेम्प्ट देने का कोशिश किया, क्योंकि मुझे एनआईटीज मिल रहे हैं और मैं एनआईटीज में जाने भी वाला था। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि नहीं यार, लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मतलब मुझे लगता है, और जैसा मेरे पे कॉन्फिडेंस रहा है मेरे टीचर्स का शुरू से, तो मुझे लगता है कि आईआईटी तो मैं डिजर्व कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा है कि एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए। तो या एट द एंड मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक सीखने वाली बात है कि हाँ, अपने गलतियों पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, और अंत तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल सर। अच्छा, तो अंकित एक और बात है कि आप जब अनअकैडमी ज्वाइन किए, आप हमें देखे पढ़ाते हुए, तो आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं सर से जुड़ना चाहिए, सर से पढ़ना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगा हमें? सर ऐसा है कि मैंने तो फैब में ही सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी का, और मतलब 1-2 महीना मुझे एल्गोरिदम पकड़ने में लगा थोड़ा।
कि अनअकैडमी किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं शुरू से काफी सीरियस था इस IIT जैम के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जैसा गणेश ने कहा कि आपको ग्रेजुएशन के 1-2 ईयर्स में ना बहुत हल्का फुल्का सा लगता है और अलग आप स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो आप मतलब 24 घंटे में 18 घंटे भूल ही जाते हैं कि एक IIT जैम भी है। कुछ 2 साल के बाद कहीं ना कहीं पता चलता है कि नहीं, कुछ है जो 1 साल के बाद आने वाला है, तो आप थोड़ा डरने लगते हो, तो प्रिपरेशन होने लगती है। तो मैं अपने प्रिपरेशन में ही चल रहा था और मेरा सारा यूनिट कवर अप हो रहा था सिवाय एक क्लासिकल मैकेनिक्स के। और क्लासिकल मैकेनिक्स को अपकमिंग फ्यूचर में मेरा करने का कोई खास स्ट्रेटेजी भी नहीं बनी हुई थी कि मैं कहाँ से करूंगा स्पेसिफिकली, जो मेरे को टेंशन ना हो। तो वहां पर मैंने आपका कोर्स देखा था कि आप न्यूमेरिकल कोर्स ला रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पे। तो एज लाइक गणेश, मैंने भी जेई की कोचिंग की हुई थी, वो एक अलग पार्ट है, एक अलग किस्सा है उसमें। लेकिन मेरा मैकेनिक्स काफी स्ट्रांग था, जिसके वजह से मेरा फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट बना था। तो मैंने कहा कि चलो भाई, अगर मतलब मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल कोर्स आ रहा है तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आपके क्लास में इनरोल हुआ और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी पर्टिकुलरली, अगर मैं अपने मतलब अपने बिहाफ से बताऊं, तो अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है ना, वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसका जो डिस्प्ले है और उसका जो भी फॉन्ट है, जिस तरीके से जो भी फीचर उसने डाले हैं, उसका मैं पहला टीचर देख रहा था आपको जो उनका इस्तेमाल कर रहा था। जैसे आप पोल्स करवाते थे उसमें, कि आप क्वेश्चन दे दिया, आप उसके बाद आप टाइम दिया जा रहा है कि आप बनाइए उसको। तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा और क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगने लगे। और जैसा कि पूजा ने कहा कि पहले ही क्लास से मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पहली बार में जा रहा हूँ। काफी इंटरेक्टिव फीलिंग आपने प्रोवाइड की, कंफर्ट जोन काफी ज्यादा मिल जाता है आपकी क्लास में, वेदर यू आर न्यू और यू आर ओल्ड, नो मैटर। तो आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना एक पुराने बच्चे को मिलता है। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और एंड ऑफ द डे मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे, मैं क्लास के एंड में रैंक 1 आ रहा था, रैंक 2 आ रहा था, तो वो मेरे लिए काफी बूस्टअप था। और आप जिस तरीके से सपोर्ट करते थे कि चलो भाई तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी, लो भाई इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी ले आता हूँ मैं, तो 1 महीने का आपने स्ट्रक्चर कोर्स लाया क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। तो मुझे वहां से फिर मेरा जुड़ाव हो गया आपसे, और क्या, फिर आगे प्रिपरेशन चलती रही, कहानी बनते रहे। चलो, तो अब एक और बात बताएंगे। अंकित, आप ये बताओ कि आपका क्या क्या गलती रहा, जो कि स्टूडेंट्स जनरली अपने लाइफ में करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ IIT जैम, तो ये जरा सा बता दो। तो गलती अगर देखिए, एक बार मैं बताऊंगा कि गलती जैसा कुछ खास होता नहीं है व्हेन द टाइम पासेज अवे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन चाहिए कि कहाँ ना कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसको आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए था। और अगर मेहनत वाइज मैं कहूँ, तो मैं कोई डाउट नहीं रख सकता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की थी मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता था। आप स्टिल रैंक देख सकते हैं, मेरा 500 के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना फिर भी क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने अपने 100% मतलब दे रखा था। तो मैं अगर कोई गलती की पॉइंट ऑफ बात करूं, अगर गलती पॉइंट आउट करूं, तो यही कहूंगा कि ये तैयारी पढ़ाई की है। मतलब ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई एथलेटिज्म नहीं है। यहाँ पे आपको हाई एड्रेलिन नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं और काफी जोश में आ जाते हैं, काफी एम्पैथाइज हो जाते हैं कि अब मुझे पढ़ना है, फोड़ देना है, काफी जोश में आ जाते हैं, हाई एड्रेलिन में आ जाते हैं। नहीं, पढ़ाई जो है ना, वो ठहराव की चीज है। आप जितना समतल होंगे, जितने शांत होंगे, जितने शांत दिमाग में रहेंगे, जितना ठहराव रहेगा आपके जीवन में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से। आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप चीजों को समझने के लिए एक ठहराव चाहिए। तो मैं पहला चीज ये कहूंगा कि आप अपने जर्नी को एंजॉय भी करें। गणेश के लिए एक सवाल है। देखिए गणेश, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए जी, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल आपके लिए है गणेश। तो जो पहला सवाल है वो ऐसा है कि अनअकैडमी पे मैं तो काफी समय से हूँ। मतलब मैंने ज्वाइन ही 19 में किया था, 2019 से, और फिर 2020 से तो मैं रेगुलर ही हूँ। तो अलग अलग एजुकेटर्स को फॉलो करते करते एक बार आपके भी एक स्पेशल क्लास में मैं आ गया था। मेरे हिसाब से किसी टेस्ट का एनालिसिस था, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि आपने उस एनालिसिस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करवाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छा मैटर होता है, तो वो मुझे उस क्लास में अच्छा लगा कि भाई चलो, एक क्लास के अंदर 20-25 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छी। उसी उसके बाद से मैंने आपको काफी अच्छा फॉलो किया है। आपको तो पता है कि काफी सारे क्लासेस में मैं आया हूँ उसके बाद में, जहाँ पे टेस्ट एनालिसिस होती थी। एग्जैक्टली बेसिकली आप हमारा जो प्रैक्टिस कोर्स था उसको आप अच्छे से ज्वाइन किए थे।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है गणेश, अगला सवाल आपके लिए है, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी, देखिए। जी नहीं, इन्होंने जो सवाल पूछा है एक्चुअल में 10th में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि 10th के बाद मुझे एमएससी करनी है या एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, क्योंकि मेरे पास तो स्मार्टफोन या कुछ था नहीं, मेरे को इंटरनेट वगैरह चलाना भी नहीं आता था। तो ये बस इतना था कि ये मेरे को 10th में 94% मिले हैं, तो हमको साइंस लेना है, बस इतना दिमाग में था मेरे कि मेरे को साइंस लेना है। फिर साइंस लेने के बाद मेरे दिमाग में यही था कि जो नॉर्मल बच्चा जो साइंस लेता है, कि भी एक तो इंजीनियरिंग करना या मेडिकल, बायो मेरे को पसंद नहीं था, तो ज्यादा फोकस मेरा इंजीनियरिंग पे था। तो अच्छा, जेई तो मेरा निकल गया था, मतलब 73 पे उस टाइम कट ऑफ था, तो मेरे को 83 नंबर थे, तो वही कट ऑफ तो निकल गया था, लेकिन जेई अच्छा, एडवांस नहीं निकल पाया था। तो वे वो अच्छा, कहीं पे वो था कि वे एनआईटी में, और मैंने तो पहले बता दिया कि मेरे पिताजी ऐसे ऑटो ड्राइवर थे, तो वे मैंने ये सोचा कि इतने पैसे खर्चे करने से बेटर है कि हम बीएससी करते हैं, क्योंकि मेरे सर ने बोला था कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, और मेरे उस टाइम इतना ध्यान नहीं था, तो मेरे को लगा कि भाई इंजीनियरिंग में वो फिजिक्स नहीं होगा, वहां पे अच्छा, दूसरे टॉपिक्स होंगे, तो मैंने अच्छा, फिर बीएससी लिया सीधे सीधे। अच्छा। देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है जो सब तीनों के लिए रहने वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ आकाश का है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। ये थोड़ा मतलब कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये बंगाली है आकाश। तो इसको हम बेसिकली समझा देते हैं कि आईआईटी को पाने के लिए हमारा योगदान आपके लाइफ में कैसा रहा, हम किस तरह से आपको आईआईटी पाने में हेल्प किए, बस इसका जवाब, मतलब यही सवाल है बेसिकली। ये बंगला में वर्ड लिख दिए है अबदान, समझे कि नहीं। अच्छा, तो आपने कैसे हेल्प किया, ये है उनका क्वेश्चन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैंने जैसे बोला ना सर कि मैंने आपका जो है प्रैक्टिस कोर्स किया था, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चंस करना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, कि भी कोई भी क्वेश्चंस कर लिए ऐसा नहीं, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपने करवाया उनसे, चलिए, ये सबसे चलिए, थोड़ी तो खास बात। उम्मीद करते हैं गणेश का जवाब मिल गया होगा। हम गणेश से फिर जुड़ेंगे। अब यही सवाल सेम रहने वाला है पूजा के लिए। पूजा, अब अपना माइक ऑन कीजिए और एक बार बताइए कि क्या आपका जवाब है। सर टीचर्स का तो योगदान खूब ही रहता है पहली बात तो, और आप जो पीवाईक्यूज करवाते थे ना वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। उनसे पता है कॉन्फिडेंस आता है, अपन पीवाईक्यूज करते हैं ना उनसे कॉन्फिडेंस आता है। और ये तो है, गणेश सही बोल रहा है, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी मेरे साथ, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत। अच्छा, पूजा का थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, जिस कारण से पूजा ठीक से ये नहीं बता पा रही है। चलो, सेम क्वेश्चन रहने वाला है अंकित के लिए। अंकित, माइक ऑन कर दो। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा मुझे। अच्छा, यही है क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन यही है कि आईआईटी को पाने के लिए हमारा क्या योगदान रहा, सर का क्या योगदान तो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली। मैं इसको करेक्ट करूंगा कि मेरे को तो आईआईटी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मिल नहीं रही कोई, एनआईटी मिल रही अच्छा, है मुझे सारी। ठीक है, तो हाँ, उसमें ऐसा है कि टीचर का अगर कंट्रीब्यूशन का बात करें तो इसको मतलब मैं क्या ही बोलूंगा कि टीचर का ही कंट्रीब्यूशन तो रहता है। आप खुद तो तैयारी करते ही है, और अगर स्पेसिफिकली टीचर्स की बात करें तो वही तो आपको गाइड करते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा चीज मुझे ये लगता था कि आप अन अकेडमी पे तो पढ़ा ही रहे, वो आपकी मतलब जो भी कह सकते हैं, आदमी जॉब कर रहा होता है, पढ़ाना उनका काम होता है, लेकिन उसके बाहर जब अन अकेडमी के बाहर जब आपको सपोर्ट मिलता है टीचर से कि भाई मुझे फोन आ जा रहे हैं आपके तरफ से कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जा रहे हैं कि भाई तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलते रहता है पीछे से कि डेफिनेटली मुझे पता है तुम अच्छा करोगे। तो बस एक स्टूडेंट को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, अगर आपका मेंटर आपको पुश दे रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो जो आप सेल्फ स्टीम बढ़ाते हो बच्चों का, वो सबसे ज्यादा है। बाकी तो अन अकेडमी के सारे टीचर्स ही बढ़िया है, क्वालिटेटिवली अगर बात करें तो पढ़ाई सब अच्छा ही कराते हैं, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं
कहूंगा कि आपसे मिलता है मुझे या सबको। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। एक सवाल है, प्रमोद प्रजापत का है। ये सवाल एक बार देखिए, आप स्क्रीन पे आएगा आपका। बेसिकली नया मैं क्वेश्चन आंसर करूं बनाने से, सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, जिस इनका सवाल ये है कि मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो डिमोटिवेट हो जाता हूं, ठीक है, हम्म और जब बनते नहीं है क्वेश्चंस तो हम्म मैं तो पहले प्रमोद को यही कहूंगा कि देखो भाई, ऐसा है प्रमोद कि ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन ना बने। मतलब मैं अगर इसको इस तरीके से कहूँ ना कि लेट सपोज कि आपने जिंदगी में कोई एक काम है जो कभी नहीं किया और आप पहली बार करने गए हो और आपसे नहीं हुआ, हम्म तो ये कितना हम्म ऑब्वियस सा बात है कि मतलब नहीं होना बड़ा लाजमी सा था। आप हम्म उससे मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि क्या मैंने जल्दी ट्राई कर दिया यहाँ पर, क्या मुझे इसके पीछे की थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके के हम्म क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप उसके पीछे कंसेप्ट को देखो और कंसेप्ट हम्म पे ग्राफ बनाओ और उसके बाद जाके क्वेश्चन को डील करो। डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात तो है, ये बात हम भी मानते हैं। बेसिकली अगर ये सवाल का जवाब हम प्रमोद को देते तो प्रमोद को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अभी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इस बात पे इफेक्ट प्रमोद पे ज्यादा पड़ेगा, प्रमोद को ये पता चलेगा। सेम क्वेश्चन रहेगा गणेश के लिए, ठीक ना गणेश, सेम क्वेश्चन। हाँ सर, इसका जवाब ये है कि अभी एकदम से क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें एकदम श्योर है, 100% श्योर है कि अभी अगर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाया तो उनसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो उन्होंने एक काम करना है कि उन्होंने एक एक टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है। समझो उन्होंने सबसे पहले पढ़ा है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स पढ़ने के बाद वो जो भी क्वेश्चन पेपर करते हैं, वो चाहे जैम के हो, बीएसयू के हो, डीयू के हो, कोई भी हो, या अपने अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज हो, तो बस मैकेनिक्स से क्वेश्चंस करने हैं। अगर मैकेनिक्स के अंदर उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है या फिर सेंट्रल फोर्स फील्ड पढ़ा है, तो बस उस टॉपिक के ही क्वेश्चंस करने हैं। फिर जहां से भी वो क्वेश्चंस मिले बस वही क्वेश्चंस करने हैं। जब वो क्वेश्चंस होंगे तो एक एक टॉपिक अपने जेब में आएगा। मतलब जैसे बोलते नहीं है कि भाई जो धनुर्धर होता है उसके तिमिर में हर एक तीर होना चाहिए, उसी तरह से एक एक टॉपिक का तीर अपने तुनेर में रख देना है। जैसे एक एक टॉपिक को हम लेते जाएंगे उसके बाद ही हम पेपर में 60% 40% सिलेबस कवर कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैं मई या जून में था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इजी इजी वाले क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं होते थे। अगर वो आइंस्टाइन कंडेंसेट हो या फर्मी डिराक हो, इनके जो हम ओमेगा वाले फॉर्मूले से निकालते हैं वो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे। तो मैं ऐसे इजी इजी वाले क्वेश्चन छोड़ देता था, और जो काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस हो या मैकेनिक्स हो, मैथ्स हो, इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था और उन्हीं के भरोसे 30-40 नंबर ले आता था। तो जब जैसे दिन आगे बढ़ता गया तो मैंने फिर उनको पढ़ा। जब उनको पढ़ा तो उसके बाद में मैंने उनके क्वेश्चंस करे और फिर वो क्वेश्चन सही होने लगे। तो आपको भी एकदम धीरे धीरे करना है। अगर अभी से प्रिपरेशन करी है तो नहीं होंगे। अगर खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे, 3-4 महीने का थोड़ा सिलेबस कवर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखो ये सवाल तो आप लोग दो को इसे मिल गया। अब तीसरा जो है, पूजा भी इस सवाल का जवाब देगी। सवाल यह है कि क्वेश्चन बनाते वक्त ना, पूजा सवाल यह है कि क्वेश्चन बनाते वक्त लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। प्रमोद बोलता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करें? पूजा आप भी इसका जवाब दे दो, ताकि इसको पता चल जाए कि नहीं टॉपर्स सोचते कैसे हैं। टॉपर्स भी नॉर्मल ही लोग हैं, ये सबको पता चलना चाहिए। वैसे तो सर सबके साथ ही होता है, मेरे क्वेश्चन नहीं आते तो डिमोटिवेशन तो होता है, और वो अच्छा भी रहता है मेरे हिसाब से तो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो, नहीं तो ऐसे हवा में रहे कि नहीं अरे हो जाएंगे बाद में हो जाएंगे वो होगा तो फिर क्वेश्चन होंगे नहीं। तो थोड़ा रखो, लेकिन ऐसे भी नहीं, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि यार हमसे तो हो ही नहीं रही, मुझसे तो कभी होंगे ही नहीं। वो इतना डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहे क्वेश्चन आप करो। आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि मतलब क्वेश्चन आना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये पता है ना आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिल जाएगा, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन उस क्वेश्चन को सीखो, उस क्वेश्चन से ही मतलब ऐसे सीख लो उसको कि आगे अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो तो कभी दिक्कत ना आए अपने को, कि नहीं पहली बार में नहीं आए क्वेश्चन लेकिन
आगे मैं इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा। तो वो होती है, एक क्वेश्चन नहीं आए और फिर आगे तो इतना ही। अच्छा देखो, ये भी बात सही है। अब इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इस सवाल का जवाब आप पूजा दो। प्रॉब्लम यह मतलब कि जो है सवाल यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते समय ना डर लगता है, क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ा है वो बचपन में पढ़ा है, मतलब 11th-12th में पढ़ा है, और थ्योरी बचपन में पढ़े हैं। अभी अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में ये होता है कि न्यूमेरिकल बनाने का तो कभी आदत है नहीं, क्योंकि सब लोग तो जेई और नीट का तैयारी करते नहीं है, न्यूमेरिकल्स लगाने का आदत नहीं है, न्यूमेरिकल देखने से ही डर लगने लगता है। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, ये सबसे ये सवाल रहने वाला है। हाँ हाँ, ये तो सही बात है। हर कोई तो नीट और जी की करता नहीं है, जैसे मैंने भी नहीं की थी। लेकिन आप ना, जैसे अगर कोई सेकंड ईयर में आपकी बार, क्योंकि बहुत सारे हैं जो फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालो, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कुछ होगा भी नहीं। और डर, आप लोग ना क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, पहले बैठ जाते हो, मुझसे तो होंगे नहीं, और फिर न्यूटन लॉ तो लागू होगा ही कि भाई पहले सोच रहे हो तो फिर अट्रैक्शन होता है, पहले नेगेटिविटी भर रहे हो खुद के अंदर, फिर क्वेश्चन सोल्व कहाँ से होंगे। तो पहले आप ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार में समझ में ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार, अगर फिर भी नहीं आए तो दुखी क्यों होते हो? कर लो, उसका आंसर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालो, आपको डालनी पड़ेगी। और चलो, थैंक यू पूजा। यहाँ पे एक सवाल है जो कि अंकित से है। तो अंकित, एक बार आ जाओ आप सामने, और इस सवाल को एक बार पढ़ो और बताओ कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये सर। हाँ। अंकित भैया, आप क्या सोचते हो, अभी क्या आपको अनअकैडमी का और जरूरत है? और गणेश भैया एंड पूजा दीदी, आपका एग्जाम के आगे वाला दिन, क्या ये कॉन्फिडेंस था कि आपका इस बार हो जाएगा 100%? आपको मैंने एग्जाम के बाद भी देखा, आप कंटिन्यूअसली रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, अभी भी करते हो। तो मैं अपना पार्ट बता देता हूँ, जो उन लोग का पार्ट है वो बता सकते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करें, कि अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि बेसिकली कि आपको क्या लग रहा है, आप इस साल के लिए जो आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या आपको अनअकैडमी की जरूरत है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ खास जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेहनत में मैंने कोई कटौती नहीं की थी, और मैंने काफी मेहनत की थी अनअकैडमी से जो मैं पढ़ रहा था। एक्चुअली ये जो रैंक है ना मेरा, अंडर 1000 जो रैंक है, वो अनअकैडमी की ही पढ़ाई हुई चीजों से है, क्योंकि मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं की थी, मैंने कोई एक किताब नहीं देखी थी, मैंने कुछ नहीं देखा था अलग। जो अनअकैडमी पे पढ़ाया जाता था, मेरा अपना कर्तव्य मैं वही मानता था कि मुझे उसमें से कोई लैक नहीं होना चाहिए, मैं उस पे 100% कॉन्फिडेंट रहूं। तो अनअकैडमी की तरफ से जितना पढ़ाया गया है वो मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे अनअकैडमी की जरूरत स्टिल पड़ेगी, अगर लास्ट लास्ट समय पे इतने एजुकेटर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल सेशंस ले आते हैं, तो लास्ट लास्ट समय की बात करें तो वो आपको काफी बूस्टअप देते हैं, आपको उस फेज में रखते हैं, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अपने दिमाग में एक कंपेनियन बना के चलो। तो अनअकैडमी की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के मे भी पड़ सकती है। चलो ठीक है, थैंक यू अंकित। अब गणेश से ये सेम सवाल रहेगा। गणेश, माइक ऑन कर लो। हाँ जी सर, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जैसे मेरा इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि जो पेपर हुआ था तो सब डिमोटिवेटेड थे कि भाई जो एग्जैक्टली। 2020 या 2019 का पेपर जिसने सॉल्व किया था घर पे, तो उसके नंबर लगभग 50-60 नंबर ऐसे आ रहे थे। तो मैंने पेपर जब दिया था और काउंट किया था कि मैं श्योर कितने नंबर्स पे हूँ, तो यूं ही कोई मैंने 40 से 42 नंबर्स पे मैं श्योर था। तो मुझे लगा थोड़े से नंबर कम है आईआईटी जाने के। लेकिन फिर बाद में जब देखा कि यार सभी की हालत सेम ही है, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, अब चांस जरूर है कि हम आईआईटी जरूर जाएंगे। अच्छा। और इनका जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई एग्जाम के बाद भी आप कंटिन्यू आते हो, तो भाई घर पे बैठ के अभी ऐसा हालत है कि आईआईटी एग्जाम देने के बाद कि यार यार पढ़ लिया, जब हम क्लास में आते हैं तो पता चलता है कि भाई फिजिक्स अभी बाकी है, एग्जाम की तैयारी बाकी है। तो वो खुद को भी चालू रखने के लिए क्लासेस को आना इम्पोर्टेंट है। भाई एकदम से अगर घर पे बैठ जाएंगे ना, तो
अगर क्लासेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो एक वो रहेगा कि यार अरे निकल गया जैम, निकल गया, अब हाथ में जैम है, अब काय को पढ़ना। तो इसीलिए वो चीज ना हो। वे हाँ, ये सर भी बोलते रहते हैं कि अभी जेस्ट आने वाला है, BHUDU आने वाले हैं, तो हम उस तैयारी से रहते हैं कि भाई हाँ एग्जाम के लिए पढ़ना है, वे पढ़ाई बंद नहीं हुई है। बस वो एक रीजन है कि हम अभी भी क्लासेस रेगुलर आते हैं। देखिए, दो अभी जस्ट कमेंट आया है गणेश, एक प्रमोद का है, फिर संभवी का है। तो पहले हम प्रमोद का कमेंट आपके सामने रखते हैं, इसका जवाब दीजिए, फिर हम संभवी का रखेंगे। जी जी भैया, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और रिवीजन कब करना चाहिए, एग्जाम से पहले या बीच में भी, ये सवाल। जी बिल्कुल। तो मेरा इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपको एक बार सिलेबस डिटेल में करना चाहिए, कम से कम जो आप कर सको। जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था मेरा लगभग 4 या 5 महीने में। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी है, एकदम से पूरा रिवाइज नहीं करना है। कि भाई अभी देखो, जैसे काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी को रिवाइज करना है। और जब पहली रिवीजन करोगे आप, तो पहली रिवीजन को आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे आपने आपका डिटेल कोर्स किया था। कि अगर डिटेल में पढ़ते समय आपको अगर काइनेटिक थ्योरी के लिए 4 दिन लगे होंगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन तो देने ही देने हैं। उससे कम समय में रिवीजन मत करो, तो पहली रिवीजन करोगे पूरा सिलेबस होने के बाद। क्योंकि और ये रिवीजन करने के बाद जब सेकंड रिवीजन करोगे तो टाइम और कम करना, हर रिवीजन में टाइम कम करना, और जितनी ज्यादा हो रिवीजन करते रहना। मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, समझो सबसे पहले आपने मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स के बाद में भी ऑसिलेशंस पढ़ा, तो मैकेनिक्स और वे ऑसिलेशन दोबारा पढ़ो जब तक तीसरे पे शुरू करो। समझो आपने एक शेड्यूल बनाया होगा कि पहले मैकेनिक्स होगा, फिर वे ऑसिलेशन होगा, फिर काइनेटिक थ्योरी होगा। तो सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ो, फिर एक दिन लो, जो पिछले 15-16 दिन से आपने जो पढ़ा होगा उसको एक बार रिवाइज करो, फिर वे ऑसिलेशन पे जाओ। जब वे ऑसिलेशन पढ़ोगे तब मैकेनिक्स और वे ऑसिलेशन दोनों पढ़ो, एक एक 2-2 दिन में, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर तीसरे टॉपिक पे जाओ, जब वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो पहले 2 टॉपिक प्लस ये, ऐसे रिवाइज करते जाओ। इससे ये होगा कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और जो भी पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज होगा। जब बाद में रिवीजन करोगे तो ऐसा होता है कि कोई टॉपिक, समझो अभी मैंने आज मैकेनिक्स पढ़ा, तो उसकी जब रिवीजन का टाइम आता है तो लगभग वो 3 महीने चला जाता है, 3 महीने बाद उसकी रिवीजन होती है। तो इन 3 महीने के अंदर मैकेनिक्स में से 60% पोर्शन तो भूल ही जाते हैं, जो कुछ 40% छोटा मोटे टॉपिक्स याद रहते हैं, बस वही याद रहते हैं। तो इससे बेटर है आप इस चीज को फॉलो करो। अच्छा, तो अगला सवाल है संभवी का, इसका भी जवाब आप गणेश बता दो। I feel demotivated when I am unable to maintain consistency since there will be regular 3 to 4 classes per day. ठीक ना? I know revision is most important, but as soon as I complete class, I don't study and revise. How to proceed? इसका जवाब बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि दिन में आप 4 क्लासेस करते हो तो कोई बात, उन क्लासेस को ही रिवाइज करो, एक्स्ट्रा का पढ़ो मत अभी। उन क्लासेस में जब आप रहोगे तो उस क्लासेस में 100% हो। जब आप उन क्लासेस को 100% दोगे तो आपको एक्स्ट्रा से कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ऐसा होता है कि हम 4 क्लासेस करते हैं, उन 4 क्लासेस के अलावा अपने खुद के 2 और टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर विश्वजीत सर अभी वे ऑसिलेशन पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा एजुकेटर है वो EMT पढ़ा रहा है, तो हम घर में थर्मो नहीं पढ़ सकते। ये 3-3, 4-4 टॉपिक्स अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि भाई विश्वजीत सर अभी वेव कर रहे हैं तो हम घर पे भी वेव ही पढ़ेंगे। तो ये होगा कि हम घर पे वेव करेंगे, क्लास में वेव होगा तो 2 बार अभी रिवाइज हो जाएगा, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो 3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो डीमोटिवेशन है ये कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो गणेश, एक और है, आपके मित्र हैं, अंकित के मित्र है, एक कमेंट है, बेसिकली कांग्रेचुलेशन है, ऑल द वेरी बेस्ट टू अंकित एंड अदर क्वालिफायर्स। हेलो, हमको बोला गया हेलो दीपांशु,
इट हैज बीन ग्रेट ऑनर टू बी विथ यू इन प्रिपरेशन रिगार्ड्स। चलो ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम दीपांशु, ठीक ना, बहुत अच्छा लगा, ठीक ना। तो चलो जी, अब एक सवाल सबके लिए कॉमन रहेगा जो हम अपने तरफ से रखने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या आप टिप्स देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको टॉप 100 रैंक में आना चाहिए, मतलब आना था, तो उसके लिए आप क्या क्या कमी रह गया आपके प्रिपरेशन में, वो बता दो एक बार। तो स्टार्ट करेंगे हम गणेश से ही। तो गणेश बताओ कि आप टॉप 100 में आने के लिए क्या क्या कमी रह गया कि आप टॉप 100 नहीं आ पाए? कमी एक्चुअल में अगर मैं देखूँ, अगर सीरियसली बात बताओ तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। इसके बीच में जैसे अगर आपने प्रिपरेशन 1 साल पहले स्टार्ट की है, अभी कर रहे हो, 2 महीने बाद कर रहे हो, कोई बात नहीं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी स्टार्ट करो उसमें कंसिस्टेंट रहो। ऐसा हो सकता है कि बीच में डिमोटिवेशन आए, क्वेश्चंस ही ना हो, कोई पढ़ाना समझ में ही ना आए, तो ऐसे में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलैक्सेशन के अपने अपने टाइप्स है कि भी एकदम से रिलैक्स होना है तो उसके अंदर में क्लासेस को आते जाओ, चाहे घर की पढ़ाई बंद कर दो, क्लासेस को आओ, उससे टॉपिक से आप फ्रेंडली रहोगे और साथ में आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं। 2-3 दिन दो, कुछ मत पढ़ो, फिर आपको ही रियलाइज होगा कि यार पढ़ना चाहिए। या फिर भी डिमोटिवेशन है तो एक आध दिन कहीं पास के शहर में घूम घाम के आओ या शहर में ही घुमाओ, लेकिन कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। और साथ ही या फिर ऐसा कर सकते हो, कोई कोई अच्छा गा लेता है, अच्छा डांस कर लेता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, तो थोड़ा सा टाइम जब डिमोटिवेशन हो तो इनमें दो, 1-2 दिन 4 दिन, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। और दिन में मैं बताऊं तो 3 घंटे की स्टडी बहुत है। 3 घंटे या 3 से भी कम करोगे, 2 घंटे 2.5 घंटे तो भी चल जाएगा, लेकिन रोज करो, उसमें कभी भी छोड़ो मत। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाओ और साथ ही क्लासेस करते जाओ, जितनी ज्यादा टेस्ट दे सको देते जाओ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने मेहनत बहुत की, सर को भी पता है, मैंने टेस्ट भी दी, नोट्स भी बनाए, सब किया। आखिरी के टाइम जब हम एग्जाम में है, वो जो लास्ट के 3 घंटे है, उसमें बस अपने दिमाग को शांत रखना है, एकदम से वहां पे पैनिक नहीं होना है। जो इस साल काफी सारे लोग जो डिसक्वालीफाई हुए हैं या आईआईटी की रैंक से एनआईटी की रैंक में चले गए हैं, उनका रीजन यही होगा कि और मेरे जैसे जो लोग हैं कि जो थोड़े से आगे थे, जो बेसिकली 463 रैंक डिजर्व नहीं करते थे, थोड़ी सी अच्छी रैंक डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी तरफ से यही गलती हुई है कि पेपर जैसे ही देखा एक इजी क्वेश्चन नहीं हुआ तो थोड़े से पैनिक हो गए और वो टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया क्वेश्चन के अंदर। तो जो टाइम बचाना होता है एग्जाम में, 3 घंटे में अपने को बिल्कुल बचाना होता है, अच्छे से 3 घंटे यूज करने होते, वो नहीं यूज किए गए। बस वो एक कमी थी कि जो मेरी 463 रैंक आई बजाय 100 के अंदर आने थे। तो बस मैं यही बताऊंगा कि कंसिस्टेंट रहो और आखिरी के जो 3 घंटे होंगे एग्जाम के, उसमें अपने दिमाग को बिल्कुल भी शांत रखो। आईआईटी जेईई का एग्जाम कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, अच्छे से कर पाओगे। बस वो 3 घंटे डिजर्व करेंगे कि भाई तुमने क्या किया है, उन 3 घंटे के अंदर खुद को स्टेबल रखना बस। चलिए, थैंक यू गणेश। यही सेम सवाल रहने वाला है पूजा के लिए, फिर अंकित के लिए, ठीक है। तो पूजा, माइक ऑन कर लो। हाँ सर, टिप्स और ये तो यही है कि मतलब गणेश ने बताया ना वो ही कि 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 3 घंटे उसमें हो जाता है। पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बहुत डर गई थी पहली बार, जब होता है ना ऑनलाइन एग्जाम देते हैं अपन पहली बार, तो हुआ था मेरे साथ कि यार कैसे कैसे काम करे, कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। जो फर्स्ट बार देते हैं उनका होता है, और दिमाग में ये चल रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा। तो बस इनसे डिस्ट्रक्शन है ना, इनसे बचो आप। ये डिस्ट्रक्शन मत लाओ कि मतलब होगा या नहीं होगा, सब कुछ भूल जाओ है या नहीं। एग्जाम से पहले रिलैक्स हो जाओ एक दिन पहले कि हाँ एग्जाम है, बस देने जाना है, बस हम घूमने जा रहे हैं, एग्जाम दे के आएंगे। ऐसे नहीं पहले बाहर लेके जाओ, एग्जाम है मेरा तो वो रीजन नहीं है, मेरा वो रीजन नहीं, सब कुछ भूल जाओ, बस रिलैक्स होके जाओ। और अपनी कुछ हॉबीज है उनको एक दिन पहले उनको कर लो। ऐसे नहीं कि मतलब रातों रात लग रहे हैं, सुबह 4
सुबह जाना है एग्जाम देना, लेकिन रात को लग रहे पढ़ने की कि पढ़ो पढ़ो और रिविजन करना है, वो बच रहा है उसको रिविजन करना है, वो मत करो, सब कुछ छोड़ दो एक दिन पहले। और मेरे साथ क्या हुआ था इस बार, मेरे साथ बहुत सारी मिस्टेक हुई थी। जैसे मैंने कंप्यूटर में वो क्लिक किया, माउस क्लिक करके आई क्वेश्चनों पर, तो 2-3 क्वेश्चन में क्या हुआ, मैंने क्लिक, तो मुझे लगा मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन वो क्लिक नहीं हुए थे। जब मैंने रिस्पॉन्स शीट देखी तो यार ये तो मैं करके आई थी, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन वो सब अपनी वजह से होता है, अपन लोग क्या तो ज्यादा खुश हो जाते हैं या फिर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हाँ, इस वजह से मेरे सिली मिस्टेक हुई थी, मेरे तीन तीन क्वेश्चनों में तो क्लिक ही नहीं हुए थे। आप सबको लग रहा होगा कि फेंक रही है, लेकिन रियल ही है। मुझे लगा क्लिक हो चुका है मेरा क्वेश्चन, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ था, इस वजह से 3 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। और एनईटी टाइप क्वेश्चन है ना, उनमें जो अपने को नंबर्स पढ़ना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आंसर देख के फिर भरो उनको। मेरा उसमें भी एक सिली मिस्टेक हुई थी मेरे की, मतलब आया कुछ और आंसर, अपन मैंने भर कुछ और दिया। तो सिली मिस्टेक से बचो। वैसे तो होएंगी सिली मिस्टेक तो थोड़ी बहुत, लेकिन जो ये क्लिक करने वाला है ना, जो मेरे साथ हुआ कि मैंने सोचा कि क्लिक हो गया। आप पूरा ऑल ओवर ये है कि अपना पेपर होने के बाद 10 मिनट में अपने पूरे क्वेश्चनों को देखो कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन क्लिक किया है कौन सा नहीं किया। तो सबसे ज्यादा, और जो मैं बताऊं, जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अपने शॉर्ट नोट्स खुद के हाथों से बनाना है, ऐसे नहीं किसी के बीच, क्योंकि बहुत लोगों के मिल जाते हैं शॉर्ट नोट्स की, या हम लोगों ने शॉर्ट नहीं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। खुद के शॉर्ट नोट्स, खुद की चीज लिखी हुई है अपने को याद भी रहती है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना। चाहे अपने 6 सब पूरे कितने सब्जेक्ट है, अगर 6 ले अपन, उनमें से अगर आपके 4 भी कंप्लीट है ना, और अच्छे से रिवीजन है उनका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे हैं, तो वो भी इनफ है। ऐसे नहीं पूरे करो, क्योंकि मैं खुद नहीं करके गई थी। जैसे ऑप्टिक्स मैंने नहीं किया था, अब मैंने सीखा उस ऑप्टिक्स को, लेकिन मैं जैम में नहीं करके गई थी। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट ही आए, तो 3 या 4 कर लो, किसी का वो नहीं है कि भाई मुझसे तो नहीं होंगे 6 के 6, 3 या 4 कर लो। और तो बस इतना ही है, न्यूमेरिकल कर। बेसिकली पूजा, आपका जवाब बहुत सही रहा। अब यही सेम सवाल रहने वाला है अंकित से। अंकित प्लीज इस सवाल का जवाब दो जी। सर तो बेसिकली सवाल ये है कि अगर आज से कोई प्रिपरेशन करता है तो, और वो 100 के अंदर रैंक लाने का ख्वाहिश देखता है, तो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि 100 के अंदर आने का सपना मत देखो, क्योंकि कहीं आने का सपना बेकार है। पहली चीज कि आप 100 के अंदर आ रहे हो या 50 के अंदर आ रहे हो, ये ड्रीम रखना ही अपने आप में गलत है। पहला बात ये है, आपने सबको एक पिक्चर देखी होगी, मैंने बहुत बार देखी है, मांझी द माउंटेन मैन, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें क्या होता है कि जब उनको, मांझी जो थे वहां पे मूवी में, उन्हें दिल्ली जाना होता है तो वो बस यूं ही निकल जाते हैं, और यूं ही निकल जाते हैं और वो पहुंच भी जाते हैं कई दिनों बाद सही, लेकिन वो पहुंच भी जाते हैं। तो मैं बस यही चीज से यहाँ रिलेट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को समझाओ कि आप IIT जैम के प्रिपरेशन में लग चुके हो। वो जिम वाला एटीट्यूड नहीं रखना है कि भाई आज से मेरे को जिम जाना है, 10 दिन बाद सब नदारत, वो नहीं। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई कल से हम तैयारी में जुट रहे हैं, तो हम जुट रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, कई प्रोसेसेस है, आपको बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता होंगी, होनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं होती है। कहा जाता है ना कि हम जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, वही होगा। आप चलो तो सही, आप निकलो तो सही उस रास्ते पे, आप आगे जाओगे, आपको आइडिया होते जाएगा कैसे पढ़ना है क्या करना है। लेकिन एज एज अ मतलब एक्सपीरियंस्ड वन, मैं यहाँ पर हूं तो मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मेरे हिसाब से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अपनी थ्योरी कहता हूं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है प्रोसीडिंग, सेकंड होता है रिटेंशन, और तीसरा होता है स्किल डेवलपमेंट। ये 3 बेसिक साइकिल है जो मैं मानता हूं कि ये IIT जैम जैसे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि आप 7 जो आपकी यूनिट हैं, जो भी आपके, फिजिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपका सिलेबस है, वो आपका प्रोसीडिंग करने का तरीका, जैसे आप पढ़ना चालू करते हो तो आप मैकेनिक्स कवर अप करोगे, मैथमेटिकल मेथड्स कवर अप करोगे, आगे और टॉपिक्स आएंगे, तो वो प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। दूसरा होता है रिटेंशन, आप जो पढ़ते जा रहे हो उसको रिटेन करना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन करना। और मैं इसकी थियरी इस हिसाब से देता हूं कि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है ह्यूमन नेचर में, कि जिस चीज को आप 3 अंतराल में 3 बार देख लेते हो उसको आप कम भूलते हो। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं
कि आज आपने अपना स्कूल बदल लिया, नए रास्ता है, आप दिमाग लगाओगे रास्ते पे तब स्कूल जा पाओगे। यही आप जब एक बार देख लेते हो रास्ता, एक दिन जाते हो स्कूल, 2 दिन 3 दिन, मान लो 21-22 दिन आप स्कूल चल गए, तो आप डिफरेंट थॉट सोचते हुए स्कूल से निकलते हो और घर भी आ जाते हो, आपको रास्ते पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज होता है कि आप जो भी पढ़ो उसको 3 अंतराल में डिवाइड करो। लेट सपोज कि आपने आज मैथमेटिकल मेथड्स खत्म कर लिया, आप डेट डाल लो कि मुझे 9 दिन के बाद इसे एक बार फिर से देखना है। 9वें दिन जब जाके पढ़ लो एक बार, तो उसके बाद डाल लो कि मुझे 21 दिन के बाद एक बार फिर से देखना है। उसके बाद जब 21 दिन बाद एक बार पढ़ लिया, तो उसके बाद सोचो कि भाई मेरे को 30 दिन के बाद एक फाइनल रिवीजन फिर से करनी है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरा हुआ स्किल डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जैसे ही प्रोसीडिंग्स में बढ़ते हो, यानी आप चैप्टर कवर अप करते हो, स्किल डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्टली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। 9:30 से 12:30 का एग्जाम है, नो मैटर फरवरी में है कि जनवरी में है, कब है, आप आज से तैयारी कर रहे हो। आप प्रोसीडिंग्स में कुछ दिन लो, एक टॉपिक कवर अप करने के लिए लो, लेकिन जैसे आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हो जाए, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दो। 9:30 से 12:30 के बीच में आप 20 क्वेश्चन लेके बैठो, 30 क्वेश्चन लेके बैठो, बनते हैं नहीं बनते हैं कोई मैटर नहीं करता है। आप उस टाइम पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये डेली बेसिस पे रखो। और एक लास्ट अगर मैं पॉइंट बोलूं, तो इस प्रिपरेशन को सजा मत बनाओ, इसको एंजॉय करो। आप उसके बीच में बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसी को मैच देखना पसंद है इंडिया का, देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेब सीरीज देखना पसंद है, देखो। अगर बाहर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, खेल सकते हो। मेरे तरफ से एक एडवाइस ये रहता है कि बहुत बच्चे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि लेट्स गो टू सोशल मीडिया एंड रिलैक्स। सोशल मीडिया इज नॉट रिलैक्सिंग यू, ओके, इट इज क्रिएटिंग अ मच मोर डेंजरस थिंग फॉर यू। वो आपको मतलब एक तरीके से वहां से आप दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अलग। जैसे गणेश ने बताया, क्या किसी को कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, तो आप अपने टाइम्स को उस तरीके से यूटिलाइज करो। और रिमेंबर, बैक ऑफ द माइंड ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप सजा काट रहे हो, फरवरी के बाद ही आप सांस लोगे, ऐसा नहीं करना है। जर्नी को ब्यूटीफुल रखो, रिलैक्स्ड रखो, और कोई रैंक के बारे में मत सोचो। और एक बार निकलोगे तो ये सब चीजें नहीं, ये अभी फेसबुक का ये चीज स्ट्रीम याद नहीं रहेगा, आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस बनाओगे, अपने खुद थ्योरीज डेवलप करोगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वंस एक बार ठान लो कि भाई मेरे को चलना है, और बैक ऑफ द माइंड 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, किस दिन ना भी पढ़ पाए तो भी लूज नहीं होना है, अपने आप को बताए रखना है कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है जो मैं एंड करूंगा ही। दैट्स ऑल। देखो अंकित, एक और सवाल है सामने। बेसिकली इस सवाल का जवाब जो होना चाहिए वो हम दे देते हैं, हम बता देते हैं, फिर आप लोग अपना भी जवाब रखिएगा। सवाल ये है कि सर मैं सनोज, क्वेश्चन ये है कि एक दिन में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? जैसे कि अभी जस्ट अंकित ने एक बात बताया कि आपने माउंटेन क्या बोलते हैं, माझी द माउंटेन मैन मूवी देखा है। अब एक बात बताओ, वो जो इंसान थे दशरथ माझी, वो जब पहाड़ काटने गए थे, ठीक ना, उनको ये पता थोड़ी था हमको एक दिन में कितना कुदाल चलाना है, कितना मट्टी कोड़ना है, ऐसा वो तो कभी सोच के नहीं गए थे। बात समझना सनोज, ठीक ना, तो ये तो कभी सोच के गए नहीं थे। तो आपको अपना पोटेंशियल को पहचानना है, आप जितना कर सकते हैं अपना बेस्ट दिन भर में दीजिए, ठीक ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। अब कितना क्वेश्चन हम टारगेट बना लिए कि हमको आज 20 क्वेश्चन करना है, और आप किसी दूसरे काम में बिजी हो गए और उस 20 क्वेश्चन को नहीं कर पाए, प्रॉब्लम क्या होगा? डिमोटिवेशन। अरे आज हम ये काम करना वाले थे, ये टारगेट था, टारगेट पूरा नहीं हुआ। जिस समय आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, डिमोटिवेशन आ जाएगा। ये काम इसके लिए एकदम ध्यान में रखना है। अब देखो हमारा टॉपर्स इसके विषय में क्या बोलते हैं, ये एक बार हम लोग सुन लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गणेश। जी सर, ये बिल्कुल आपने काफी सही बात बताई। ये एक्चुअल में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी है तो ये जो चीज है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कोई होगा कि जो दिन में 10 क्वेश्चंस कर लेगा, कोई होगा जो दिन में 100 क्वेश्चंस कर लेगा। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 15 क्वेश्चंस तो आपको दिन में करने ही करने हैं, अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो ये भी होगा कि भाई 15 क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर डिसअपॉइंटमेंट कि भाई मेरे 4 क्वेश्चन ही हो गए, 5 क्वेश्चन ही हो गए। हो सकता है कभी कभी आपके 20 क्वेश्चन कर जाओ तो वो खुशी भी है, लेकिन उसको एज अ बोझ अपने सर पे नहीं रखना है कि मेरे को दिन में 15 क्वेश्चन करने हैं मतलब करने हैं।
अगर 15 क्वेश्चन समझो आपने टारगेट बना रखा है तो 15 क्वेश्चन कर लो। अगर हमेशा, जैसे अगर कार्नोट साइकिल की बात करें तो इफिशियंसी 100% नहीं होती है, तो हमको इफिशिएंट रहना है कि 15 क्वेश्चन का टारगेट है तो टारगेट के नजदीक रहो कि भी 12 क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए, कभी भी हो सकता है कि 18 क्वेश्चन कर जाओ, अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से उनको फॉलो करते चलो। और ये बात में जो सर ने बोला डीमोटिवेशन का, ये मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैं ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के दरमियान पीवाईक्यूज का बुक बना रहा था कि भाई सारे एग्जाम में जो पीवाईक्यूज होंगे समझो पर्टिकुलर टॉपिक के, तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज लिख लिए थे। जैसे एसटीआर के हो या मॉडर्न फिजिक्स के हो, मेरे पास लगभग 200 पीवाईक्यूज है, जैम के, जेस्ट के, बीएचयू डीयू के। तो ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने समय मेरे पास टारगेट रहता था कि दिन में मुझे 25 क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि जिनके सॉल्यूशन नहीं है, तो उस दिन मेरे से क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होते थे। या बीएचयू डीयू के क्वेश्चंस करने बैठे तो दिन में 30 30 35 क्वेश्चंस कर लेता था। और जेस्ट के क्वेश्चंस करने की बारी आई तो 10 या 15 होते थे। तो डीमोटिवेशन सा होता था कि यार टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस डीमोटिवेशन के चक्कर में ही मैंने वो प्रैक्टिस बुक बंद कर दिया। तो आपको वो बोझ नहीं लेना है कि मुझे 25 क्वेश्चंस करने या 30 क्वेश्चंस करने। चलो अब अगला सेम सवाल रहने वाला है, यही चीज आप क्या सोचते हैं अंकित, एक बार आप बता दो। तब मेरे हिसाब से तो काफी विन विन क्वेश्चन है। विन विन क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन है कि एक दिन में मतलब कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। अब मैं एक सवाल इसके काउंटर में पूछूं, अगर लेट सपोज दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ने 25 क्वेश्चन एक दिन में बना लिए और एक 5 ही क्वेश्चन बना के बैठा है, ठीक है, तो क्या आपने तो बस तुरंत इसी पे आंक लिया कि 25 बनाने वाला तो सही जा रहा है, 5 बनाने वाला तो गलत है, 5 ही बनाया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं कि जो 5 क्वेश्चन बनाया वो टीआईएफआर के क्वेश्चन लेके बैठा था, और जो 25 क्वेश्चन बनाया वो डीयू बीएचयू के क्वेश्चन लेके बैठा था और उसने 20-25 क्वेश्चन बना लिए, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हो। ये क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बोलूंगा कि ये क्वेश्चन मत पूछो, ये पूछो कि भाई एक टाइम आप तय कर लो कि इस टाइम में मेरे को सवाल बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 9:30 से 12:30 एग्जाम होता है, वो टाइम बेस्ट है। आप उस टाइम पे बैठो, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, आप उस टाइम पे बैठ के सवाल बनाओ। इसकी फिक्र मत करो कि कितने सवाल बन रहे हैं। सवाल जैसे गणेश ने कहा ना कि बीएचयू डीयू के बनाओगे लगाओगे तो 30-35 भी लग जाएंगे, और जस्ट के टीआईएफआर के लेके बैठोगे तो हो सकता है कि 10 भी मुश्किल हो जाए। तो वो मैटर नहीं करता है कि आप कितने नंबर क्वेश्चन बनाते हो, ये मैटर करता है कि क्या आपने टाइम लैप्स लिया, आप उस दिन गए, आप उस दिन बैठे नहीं। ऐसा देखो, ऐसा है ना, आप किसी भी बॉडी बिल्डर के पास चले जाओ और उसने पूछो कि आपने कितने कितने रेपिटेशंस और कितने वेट से डंबल मारा है ना, तो वो बोलेगा कि ऐसा नहीं होता है, जिम डेली आना मेहनत होता है, सब कोई जिम आना बंद कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कि आप डेली बैठो और सवाल बनाओ। सवाल नहीं बनते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सवाल के पीछे एक ऐसी थ्योरी छिपी है जो आप अभी तक नहीं जानते थे, तो उसके पीछे स्ट्रगल करो तो पता चलेगा। कि जब पता चलेगा और जब थ्योरी पता लग जाएगी, ट्रस्ट मी, उससे बेटर फीलिंग इस वर्ल्ड में शायद ही कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सनोज को अपना जवाब मिल गया होगा। चलो अभी तो बहुत समय हो गया इंटरव्यू का, तो थैंक यू गणेश, थैंक यू अंकित, ठीक थैंक है, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए।